नमस्कार साथियों। आज सीटेट की 27 दिसंबर की परीक्षा कंप्लीट हो चुकी है और हमने सेंटर जाके जो भी बच्चों से रिस्पांस मिला उसको तोड़ मरोड़ के उसको प्रिंट करके आपको आपके सामने हम दिखा रहे हैं। देखिए, बच्चों से सेंटर पे जब बात होती है तो जो उनके रिस्पांस होते हैं उसको समझना, नोट डाउन करना, देन टाइप करके आपको बताना, इट्स वेरी टफ टास्क। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि वो जो सवाल हैं वो किसी उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको जरूर पता चले। ठीक है। और हम अपने चैनल के माध्यम से ये उम्मीद करते हैं कि जो भी व्यूअर्स हमारे इन वीडियोस को देखते हैं उनको लाभ मिले और ज्यादा से ज्यादा लोग सीटेट की परीक्षा पास करें। ठीक है। तो आज का जो पेपर था वो जो बच्चों से बात करने पे पता चला कि जो हमारा ईवीएस था उसमें 27 क्वेश्चन पेडागोजी के आए थे। ठीक है। 22 क्वेश्चन पेडागोजी के आए थे और पेडागोजी के क्वेश्चंस आना थोड़ा पैटर्न से हट के गई है। ठीक है। सीडीपी का जो पेपर था वो इजी और मॉडरेट, इजी भी नहीं कह सकते, मॉडरेट भी नहीं कह सकते। तो एक तरीके से था कि अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आप अच्छे मार्क्स ले आ सकते हैं। 27 तक आपके मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है। मैथमेटिक्स लोग बता रहे थे कि इजी आई है सर, मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस मतलब इजी आए थे। 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपके टिपिकल होंगे तो उनमें आपका सिलेक्शन मैटर नहीं करता, उसमें आपको कभी लगना भी नहीं है कि भाई अगर कोई टिपिकल क्वेश्चन आया तो उसको छोड़ के आगे बढ़िए। अपना क्वेश्चन उन सवालों में अपना टाइम उन सवालों में यूटिलाइज करिए जो सवाल आपने बहुत अच्छे से किए हैं। ठीक है। दिस इज जस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट, आपको क्लियर करना है। ठीक है। हिंदी की जो पेडागोजी आई थी और इंग्लिश की पेडागोजी आई थी उसका लेवल थोड़ा हाई था। ठीक है। तो इस पेपर को ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा पैटर्न से सीबीएसई हटके बनाया है इस पेपर को। जो अभी तक 16 से 24 तक का पैटर्न आ रहा था थोड़ा सा हटे, बट कॉन्सेप्ट वही था। घूम फिर के वहीं से क्वेश्चंस आए, एनसीईआरटी से ही सारी प्रॉब्लम्स आई। अब हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, बहुत डिटेल में हम नहीं जाएंगे, आपको ये पता चल जाएगा कि किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको आइडिया लग जाएगी कि हमें उस कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट द फर्स्ट प्रॉब्लम। देखिए, सवाल जो पूछा गया कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं वो ग्रह के वातावरण या जलवायु में परिवर्तन और अंततः भूमंडलीय स्मूहीकरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। इन गैसेस से हमारा सर्फ जो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है वो बढ़ता है। तो अगर मैं अभी बताऊं कि ग्रीन हाउस गैसों का सबसे ज्यादा जो उत्सर्जन होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, CH4, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वेपर्स, ओजोन आदि करती हैं। ठीक है। जो हमारे जो पोल्स हैं वो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमारी जो ओजोन लेयर है उसका क्षयीकरण हो रहा है, कम हो रहा है। तो सन रेज हमारी डायरेक्ट आ रही हैं। जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स में कूलेंट यूज होते हैं वहां पे क्लोरोफ्लोरो कार्बन जो गैस निकलती है उसके उत्सर्जन से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जन से हमारी ग्रीन हाउस गैसेस है। तो ऑप्शंस में क्या था कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो जो भी ऑप्शंस रहा होगा आप उस तरीके से इसको टिक कर सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल सीबीएसई ने पूछा कि इनमें से कौन सा कीट बच्ची नहीं है, कौन सा पौधा कीट बच्ची नहीं है। अब मैं आपको आपको अपने मैंने प्रीवियस वीडियो में ये बताया था कि मांसाहारी पौधे, कौन सा मांसाहारी पौधा है, कौन सा कीट बच्ची पौधा है। इस पे ये सवाल रिपीट होके कई बार वो कई शिफ्ट में ये पूछा गया है। ठीक है। कौन सा कीट बच्ची पौधा नहीं है। ठीक है। अब एक खास में किसके इन प्लांट्स को कीट बच्ची पौधे हम कहते हैं। ये दलदली जमीन या पानी के पास उगते हैं। इनमें
नाइट्रोजन की कमी की वजह से ये उगते हैं, नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है। जब इन्हें यह पोषक तत्व तो नहीं मिलता है, तो कीट पतंगे को खाकर इसकी कमी को पूरा करते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ ईस्ट एरियाज में ये पाए जाते हैं जनरली। अगर मैं बात करूं कि घटपर्णी या नेपेथिन्स प्लांट जो होते हैं हमारे, जिसको हम पिचर प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं, इस पे सवाल ज्यादा पूछा गया एग्जामिनेशन में। इस पे सवाल ज्यादा पूछा गया, पिचर प्लांट्स पे, नेपेथिन्स पे। ठीक है, घटपर्णी भी बोलते हैं इसे, नेपेथिन्स नाम से भी जाना जाता है। यह कीटबच्ची पौधा असम की खसिया और गारो पहाड़ियों पर पाया जाता है। ठीक है, इसकी पत्तियों के सिरे पर एक सुराही जैसा आकार होता है, यही इसका फंदा है, जिससे यह कीट पतंगों को फंसाता है। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो एरियाज हैं, वहां पे जो गारो और खासिया की पहाड़ियां हैं, वहां पे ये पौधा पाया जाता है, दलदली एरिया में, जहाँ पे मॉइस्चर ज्यादा होती है, नाइट्रोजन की कमी की वजह से ये होता है। मैं आपको कुछ और पौधों के नाम बता देता हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में हो सकता है आ सकते हैं। एक तो हमारा ड्रोसेरा पौधा होता है, ये भी हमारा मांसाहारी पौधा, कीटबच्ची पौधा है। इसे सनड्यूस भी कहते हैं, और यह एक बहुत सुंदर कीटबच्ची पौधा है जो शिमला मसूरी और नैनीताल में पाया जाता है। ठीक है, जो शिमला मसूरी और नैनीताल में पाया जाता है। तो ड्रोसेरा के बारे में हमने जान लिया। डायोनिया, इसमें कीट पतंगों को पकड़ने वाला फंदा जमीन पर सजी पत्तियां होती हैं, यह भी ड्रोसेरा की तरह ही शिकार करता है, यह अमेरिका में पाया जाता है। तो हमने 3 मांसाहारी पौधों के बारे में पढ़ा। कौन कौन से? एक तो हमने पिचर प्लांट नेपेथिन्स के नाम से भी जाना जाता है, जिसको घटपर्णी भी बोलते हैं। एक ड्रोसेरा, सनड्यूस भी कहते हैं। एक डायोनिया। ठीक है, ये 3 तरह के पौधे होते हैं। अगला सवाल जो आपके एग्जाम में आज आया कि भारत की राष्ट्रभाषा और राजभाषा के बारे में एक प्रश्न पूछा उन्होंने। ठीक है, एग्जैक्टली जो बच्चों ने बताया उसी के अकॉर्डिंग हमने आपको यहाँ पे बताया। जो भारत सरकार के गृह मंत्रालय में राजभाषा विभाग द्वारा मिली सूचना के अनुसार, भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 आर्टिकल 343 के तहत हिंदी भारत की राजभाषा है। आई रिपीट अगेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग देखिए, भारत की एक राजभाषा है, यानी राजकाज की भाषा मात्र है। भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं है। भारत के संविधान में राष्ट्रभाषा का उल्लेख नहीं है। संविधान में यह बताया गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, जो हमारी 22 भाषाएं हैं, वो अपने स्टेट और जरूरतों के हिसाब से वो भाषाएं चूज कर सकती हैं। ठीक है, अंग्रेजी भारत में कौन सी भाषा के रूप में पढ़ाई जाती है? एक सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में पढ़ाई जाती है। लेकिन आजकल जो गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट हैं, वहाँ पे जो मेनली जो वर्क्स होता है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। तो एक हमारी एक लैंग्वेज के फॉर्म में पढ़ाई जाती है, जिसको द्वितीयक लैंग्वेज बोल सकते हैं। एग्जैक्ट जो ऑप्शंस आएंगे एग्जाम में, तब आप उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। ठीक है, आई रिपीट अगेन, भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है, भारत की राजभाषा है। और भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी भाषा है। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां से सवाल आ रहे हैं, चौथी बार ये प्रॉब्लम रिपीट हुई है। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को कैसे विकसित करते हैं? आप बच्चा पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों से बात करने के बाद पूछा गया कि, तो ये सवाल आया, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पूछा गया, प्रगतिशील शिक्षा। ठीक है, इसमें क्या है, करके सीखने पर हमें जोर देना है, व्यवहारिक परियोजनाएं उनको बतानी है, जो हमारे जैसे जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स होते हैं जिसमें वो करके सीखते हैं, और अभियान संबंधी शिक्षा लाइक सर्व शिक्षा अभियान, और अनुभवात्मक अधिगम, जिसमें वो अपनी आसपास की चीजों से वो सीखते हैं। ठीक है, विषयगत इकाइयों पर केंद्रित एकीकृत पाठ्यक्रम, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें मैथमेटिक्स के बारे में पूछना है, पढ़ना है, ईवीएस के बारे में पढ़ना है, और वहां पे पढ़ना है मुझे वर्षा,
तो एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाए जिससे वो रेन के बारे में काफी अच्छे तरीके से डिस्कस कर सकें। ठीक है, तो प्रगतिशील शिक्षा में करके सीखने पर जोर, जो व्यवहारिक परियोजनाएं हमें उनको प्रोजेक्ट्स बनने, व्यवहारिक प्रोजेक्ट जिसको करके वो जॉब पा सकें, और अनुभवात्मक आवेदन, एक्सपीरियंस है वो भी सीखें। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग। और जो एक ऑप्शंस और है हमारे पास, ठीक है, समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच पर जोर, समूह कार्य और सामाजिक कौशल का विकास, रटने के ज्ञान के विपरीत सीखने के लक्ष्यों के रूप में समझ और क्रिया, सहयोगात्मक और सहकारी शिक्षण परियोजनाएं, सामाजिक जिम्मेदारी और लोकतंत्र के लिए शिक्षा। ठीक है, तो हमें इस तरीके से ये सारी चीजें, जो हमारी प्रगतिशील शिक्षा है उसमें ये सारी चीजें इंक्लूड होंगी। ठीक है, और दैनिक पाठ्यक्रम में सामुदायिक सेवा और सेवा शिक्षण परियोजनाओं का एकीकरण करना, भविष्य के समाज में क्या कौशल की आवश्यकता होगी यह पूछने के लिए उत्सुकता से विशेष सामग्री का चयन। ठीक है, आजीवन सीखने और सामाजिक कौशल पर जोर, बच्चे की परियोजनाओं और प्रस्तुतियों के मूल्यांकन द्वारा मूल्यांकन। ठीक है, तो जो हमारी प्रगतिशील शिक्षा है वो हम बच्चे में कैसे विकसित कर सकते हैं, ये चीजें पूछी गई थी। ऑप्शंस में जो आपके ऑप्शंस आएंगे, उन ऑप्शंस में जो मोस्ट फेवरेबल ऑप्शन होगा उसको आप लोग करेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल पूछा था कि भाषा का कौशल के विकास पे प्रश्न था। तो मैं आपको बता दूं कि भाषा कौशल का विकास जो था, बालक में आत्मविश्वास की भावना विकसित करना। ठीक है, भाषा के कौशल से इस्तेमाल से बालक में आत्मविश्वास की भावना विकसित करना, छात्रों को भाषण संबंधी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करना तथा समय समय पर उनको पृष्ठ पोषण प्रदान करना, उचित विविध प्रविधियों का आवश्यकतानुसार प्रयोग, एडिशनल हेल्पिंग एड्स का प्रयोग करना। ठीक है, तो अगर मैं ये आपसे पूछ लूं कि भाई इसका जो क्रम है वो क्या होगा, तो पहले आप उसको भाषा कौशल में श्रवण कौशल, सुनना, वाचिक कौशल देन बोलना, पठन कौशल पढ़ना, देन लेखन कौशल। श्रवण कौशल, वाचिक कौशल लाइक बोलना, पठन कौशल पढ़ना, लेखन कौशल लिखना। तो ये एक सिस्टमेटिक वे चलेगा एक लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। ठीक है, तो यहां से एक इंग्लिश जो लैंग्वेज है वहां कोविड-19 को लेके एक पूरा पैसेज पूछा गया था और उस पर 10 प्रॉब्लम्स दी गई थी। तो पैसेज को जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं तो मेरा एक सबसे जो एक सपोर्टिंग आपके लिए ट्रिक है कि पहले आप सारे क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए। क्वेश्चंस को पढ़ने के बाद फिर आप पैसेज को पढ़िए, तो आपको आइडिया लगेगा कि यार नहीं, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इस पैसेज का ये यहाँ से इसका आंसर निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि आप पैसेज पढ़ रहे हैं बार में, देन क्वेश्चन पे जा रहे हैं, फिर बाद में पैसेज पे आ रहे हैं, ऐसा नहीं। पहले पैसेज नहीं पढ़ना है, पहले आपको सारे क्वेश्चंस देख लेने हैं, देन पैसेज को रीड करना है, फिर वहां से आप आंसर को टिक कर लेंगे। ठीक है, भिन्न पे आधारित हमारे सवाल आए थे। ठीक है, हाथियों के विषय में एक प्रश्न पूछा गया था, टाइगर के विषय में पूछा गया था। सवाल क्या पूछे गए थे एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन आप एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम में आप देखिएगा, हाथियों के बारे में पूछा गया था कि हाथियों के झुंड में वो चलते हैं और तो उसमें जो उनकी मादा हाथी होती है वो उसी के डायरेक्शंस में वो अपने ग्रुप में चलते हैं। ठीक है, और जो जब बच्चे ये बड़े हो जाते हैं तो अपने झुंड से निकल जाते हैं हाथी के। और टाइगर के बारे में भी पूछा गया कि भाई वो अपना शिकार कैसे करता है, अपने शिकार के बारे में कैसे करता है, और टाइगर रिजर्व के बारे में सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो एग्जैक्ट जो सवाल था वो नहीं पता चल पाया। ठीक है, अब हमारे एग्जामिनेशन में जो सवाल पूछा गया कि नाव के द्वारा यात्रा नाव किस राज्य में की जा सकती है, नाव के द्वारा बच्चे किस स्कूल में जाते हैं, तो ऑप्शन दिया था केरल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और
महाराष्ट्र और एक राज्य और दिया था। तो अगर मैं नाव के द्वारा यात्रा करने की बात करता हूं तो केरला जो फेमस है, आपने सुना भी होगा। अगस्त सितंबर माह में जो ओणम का फेस्टिवल होता है, वहां पे नौका दौड़ होती है। तो सबसे ज्यादा जो नौका यूज होती है वो केरला में होती है। और जो ऐसे ऑप्शंस दिए थे वो केरला ही दिए थे, ठीक है। तो ये आज वो केरला से क्वेश्चंस दो पूछे गए थे। तो केरला इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल। तो ऐसे आप मैप में हर क्वेश्चंस को, मैप में हर स्टेट्स के नेबर स्टेट्स, वहां फेमस क्या है, ये चीज आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। नौका दौड़ भारत के दक्षिण पश्चिमी राज्य के ओणम का त्योहार कहाँ मनाया जाता है, ये भी केरल में, ठीक है। अगला सवाल वहां उन्होंने पूछा था कि गणित में जीन पियाजे के संरक्षण पे प्रश्न आया था, ठीक है। अब प्रश्न अगर मैं बताऊं आपको कि जो हमारे जीन पियाजे सर थे, उन्होंने संरक्षण एक तार्किक विचार क्षमता को संदर्भित करता है जो एक व्यक्ति को निर्धारित करने में सक्षम बनाता है। पात्र, लाइक जो कंटेनर होता है, आकार, शेप या स्पष्ट आकार के समायोजन के बावजूद एक निश्चित मात्रा समान रहती है, ठीक है। जैसे जब बच्चा 7 वर्ष तक का होता है तो वो मास या लेंथ का संरक्षण करने लगता है, उसको आइडिया होने लगता है। वेट का जो संरक्षण होता है, मतलब वजन का संरक्षण, वो 9 इयर्स में करने लगता है। और मात्रा, जिसको हम लोग क्वांटिटी बोलते हैं, क्वांटिटी का जो संरक्षण होता है वो 11 वर्ष में होता है। अतः वजन के संरक्षण को आयतन के संरक्षण से पहले समझा जाता है, लेकिन संख्या के संरक्षण से पहले नहीं, ठीक है। तो जीन पियाजे सर ने ये बताया था कि अगर जो गणित में संरक्षण है वो इसलिए है, ठीक है। तो एक सवाल ऐसा आया था कि एक बच्चे को 12 नीले रंग के गोले और 40 लाल रंग के कंचे दिखाए जाते हैं। बच्चे से प्रश्न पूछा जाता है, बच्चा गलत जवाब देता है। तो यहाँ पर पूछा जाता था कि बच्चे की किस चीज में समझ नहीं है। तो बच्चे को संरक्षण में समझ नहीं है, तो ऑप्शंस हमारे पास नहीं थे, इस वजह से अभी हम नहीं इसको सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन अप्रोप्रिएट ऑप्शंस को जब आपको दिए जाएंगे तो उसमें आप संरक्षण की जो एक्चुअल स्टेज है उससे आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। आपकी समावेशी शिक्षा में एक बच्चा दृष्टिभाषित है, आप उसको कैसे पढ़ाएंगे? देखिए, जो हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन है, जिसको हम लोग सामाजिक समावेशी शिक्षा बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं समावेशी शिक्षा की बात करूं तो शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है शिक्षा का समावेशीकरण यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग, ठीक है, एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग को समान शिक्षा प्राप्ति के अवसर मिलने चाहिए। इसमें एक सामान्य छात्र एवं दिव्यांग छात्र के साथ विद्यालय में अधिकतर समय बिताता है। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी, लेकिन आधुनिक काल में हर शिक्षक को इस सिद्धांत के विस्तृत दृष्टिकोण में अपनी कक्षा में व्यवहार लाना चाहिए। देखिए, अगर बच्चा दृष्टिबाधित है और समावेशी शिक्षा में ये कहा जाता है कि एक सामान्य छात्र और एक हमारा जो दिव्यांग छात्र है एक ही साथ पढ़ेगा, तो दृष्टिबाधित छात्र तो उसको हमें चीजों को समझाने के लिए जो कुछ विजुअल एड्स होते हैं, जो साउंड्स के एड्स होते हैं, उसका हमें फोकस करना पड़ेगा और ब्रेन लिप के बारे में बताना पड़ेगा कि कैसे कैसे उसको समझाना है। लर्निंग एड्स को यूज करना पड़ेगा, जिससे वो एक हमारा जो सामान्य छात्र है और जो दृष्टिबाधित छात्र है उसके इक्विवेलेंट कंपेरेबल वो नॉलेज को गेन कर सके, ठीक है। तो ऑप्शन भी कुछ ऐसे ही रहे होंगे। देखिए, सवाल जो आया था, सब्जियों के कुछ रेट्स दिए गए थे, उसमें कैलकुलेशन करके आपको हल करना था।
सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए एक प्रश्न आया था। ठीक है, तो मैं आपको एक बता दूं कि जो सवाल आता है किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। ठीक है, अब मैं यहां से शुरुआत करता हूं कि ये 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। नीचे आप जाएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, फिर 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 सेंटीमीटर होंगे। और एमएम की बात करूंगा तो 10 एमएम हो जाएंगे। ठीक है, ऊपर मैं बात करूं 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होंगे, 100 डेसीमीटर होंगे, डेकामीटर होंगे और 1000 मीटर होंगे। ठीक है, तो अगर मैं ऊपर से नीचे की बात करता हूं तो 10 का फैक्टर रहेगा। ठीक है, सेंटीमीटर और मिलीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आया था तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होंगे। ठीक है, और 1 मिलीमीटर में 1/10 सेंटीमीटर होंगे। तो जैसे भी क्वेश्चन आए आप लोग कर लीजिएगा। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में अंतःबुंदी के ऊपर एक प्रश्न आया था। ठीक है, उसमें केस स्टडी दे रखी थी, केस स्टडी के बाद उसमें फेवरेबल क्वेश्चंस पूछा गया था। किस पक्षी की चोंच में छननी लगी होती है? ठीक है, चलनी था या छलनी था, इसका पूरा ऑप्शन हमें पता नहीं चल पाया। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा कि चोंच में छननी किस पक्षी के ऊपर लगी होती है। ठीक है, ईवीएस के अध्यापिका को पढ़ाते समय किन किन समस्याओं को चुनौती करते हैं? भिन्न भिन्न छात्रों को संबोधित करना। ठीक है, देखिए नेचुरल सी बात है, अगर हमारे ईवीएस के स्टूडेंट्स हैं और हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के कैंडिडेट्स हैं, तो उनको डिफरेंट डिफरेंट कैंडिडेट्स को पढ़ाने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए इस तरह के चैलेंजेस होंगे। क्योंकि जो नॉर्थ का बच्चा है वो अपने सराउंडिंग में जो चीजें सीखता है, साउथ के बच्चे जो अपनी सराउंडिंग में सीखते हैं वो ज्यादा अच्छे से सीख पाएंगे। तो एक इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट सिस्टम बनाना पड़ेगा अध्यापक को, जिससे जो इस तरह की समस्याएं हैं उसको वो ओवरकम करे। ठीक है, एक तो लैंग्वेज लैंग्वेज इश्यूज भी आएंगे, तो लैंग्वेज इश्यूज को भी हमें ओवरकम करना है। ठीक है, अगला सवाल जो पूछा उन्होंने कि ओजोन प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ठीक है, तो ओजोन प्रोटोकॉल क्या होता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल होता है, जो ओजोन परत को छेद करने वाले पदार्थों के बारे में एक अंतरराष्ट्रीय संधि है। ठीक है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो वियना सम्मेलन हुआ था उसमें पारित एक प्रोटोकॉल है, जो ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए चरणबद्ध तरीके से उन पदार्थों का उत्सर्जन रोकने के लिए बनाई गई है जिन्हें ओजोन परत को छेद करने के लिए उत्तरदायी माना जाता है। ठीक है, बच्चों का विकास। ठीक है, ओके, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ऐसे जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उनके उत्सर्जन को रोकने के लिए, उन्हीं के उत्सर्जन से हमारी ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो ओजोन लेयर में होल्स हो रहे हैं। ठीक है, तो सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो डायरेक्ट हमारे अर्थ पे पड़ रही हैं और उससे हमारे स्किन लॉस भी हो रहा है और हमारी ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। जो एवरेज टेम्परेचर है हमारी अर्थ का वो बढ़ रहा है, जिससे हमारी जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो जा रहे हैं, तो हमारा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में ऑप्शंस जो होंगे वो अपने हिसाब से उसको आप टिक करना है। ठीक है, अगला सवाल उन्होंने क्या पूछा, जो केरल के बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? ठीक है, केरल के बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं? ये जो इमेज हमने ली है ये एनसीईआरटी से लिया है। ठीक है, अब देखिए एनसीईआरटी की जो किताब है, बुक है, अगर आप उसको पढ़ेंगे, जो हमारी 4th या 5th स्टैंडर्ड की किताब है उसमें साफ साफ ये लिखा हुआ है। तो ये सवाल सीधा एनसीईआरटी की डायरेक्ट बुक से उठाया गया है। उसमें उन्होंने बताया है कि वल्लम, केरल के कुछ भागों में बच्चे पानी को पार करने के लिए वल्लम
लकड़ी की बनी छोटी नाव में बैठकर स्कूल तक पहुंचते हैं। ठीक है, वल्लम, तो ये सवाल में ये ऑप्शंस था कि वल्लम नाव। ठीक है, वल्लम, वल्लम क्या होती है? लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है। ठीक है, लाइक दिस। समझ में आया आपको? तो आप लोग ध्यान रखिएगा, केरला से सवाल आज कई सारे पूछे गए, तो आप लोग कौन सी चीज कहाँ की फेमस है स्पेसिफिक जो एनसीईआरटी में आप जाके देख लीजिएगा। हमने कई वीडियो जो 16 से बनाया उसमें आपको बार बार बोला कि आप एनसीईआरटी की ईवीएस की बुक पढ़ के जरूर जाइए, उसकी जो एक्सरसाइज है उसको जरूर पढ़ के जाइए। ठीक है, आपके सवाल बहुत अच्छे आएंगे। ठीक है, अगला सवाल जो उन्होंने पूछा कि सूक्ष्मगतिक कौशल क्या है? ठीक है, तो सूक्ष्मगतिक कौशल क्या है? हाथ, कलाई, उंगलियों, पैरों, पैरों की उंगलियों, होंठ और जीभ के छोटे। ठीक है, सवाल पूछा था, इसमें ऑप्शंस भी दिए गए होंगे, ऑप्शंस हमारे पास नहीं है, ऑप्शंस तो मेन क्वेश्चन आने के बाद ही हमें पता चलेंगे। सूक्ष्मगतिक कौशल हाथ, कलाई, उंगलियों, पैरों, पैर की उंगलियों, होंठ और जीभ के छोटे गति को संबंधित करता है। ठीक है, वे छोटी मांसपेशियों के समन्वय को शामिल करते हैं। ठीक है, तो सूक्ष्मगतिक कौशल में आपके पास जो ऐसे कूदना, बैठना, लिखना, इस तरह के ऑप्शंस आएंगे, उसमें आपको अगले सवाल पे चलते हैं हम लोग। जैसे पढ़ना, लिखना, चलना, कूदना। ठीक है, तो लिखना इज राइटिंग, पढ़ना इज स्टडी, चलना मीन्स पैर का मूवमेंट, कूदना मीन्स पैर का मूवमेंट। तो लिखने और पढ़ने में जो हमारी ये सूक्ष्मगतिक कौशल हाथ, कलाई, उंगलियों, पैरों, पैर की उंगलियों, होंठ और जीभ के छोटे इनको मूवमेंट करता है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे? चलना, कूदना, पढ़ना मीन्स राइटिंग इज सूक्ष्म गतिक कौशल। ठीक है, अब अगला सवाल उन्होंने पूछा था जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है कि कर्क रेखा जो है हमारी, कर्क रेखा वो भारत के किन राज्यों से गुजरती है? ठीक है, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। ठीक है, अगर मैं ये भारत का नक्शा ऐसे बना दूं, ठीक है, अगर मैं भारत का ये मैप बनाऊं यहां से, ठीक है, तो ऐसे कुछ ये गई है, गुजरात से, राजस्थान से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मैं थोड़ा ऊपर चला गया। ठीक है, कुछ इस तरीके से गई है, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल होके मिजोरम से ये निकल गई है। ठीक है, इस तरीके से गई है, तो 8 राज्यों से होकर गुजर रही है, गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। कई बार ये भी पूछ सकता है वो कि क्या किसी कितने राज्यों से होके हो जाती है। रिपीटेड प्रॉब्लम है, आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए, जीन पियाजे की संक्रियात्मक अवस्था से एक सवाल आया था, और तो हमने कई बार अपनी जो कल पेडागोजी की क्लास ली थी उसमें बताया था कि जो प्रतिनिधात्मक एवं मूर्त संक्रिया काल जो होता है, यह अवस्था सामान्यतः 2 से 11 वर्ष की होती है। पियाजे ने इस अवस्था को पुनः दो भागों में बांटा। पहला पूर्व संक्रियात्मक काल। ठीक है, यह अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। बालक आत्म केंद्रित चिंतन की प्रवृत्ति रहती है, उसका चिंतन साधारण एवं सरल होता है, वह भाषा के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करता है। जैसे ये सवाल कई बार आया, एक लंबा और दूसरा चौड़ा गिलास जिसमें बराबर पानी भरा हुआ है, बारे में बालक यह तो बता सकता है कि लंबे गिलास में पानी चौड़े गिलास
की तुलना में अधिक है, परंतु यह नहीं बता सकता कि दूसरे ग्लास की चौड़ाई अधिक है, अतः पानी बराबर है। ठीक है, तो पूर्व संक्रियात्मक काल में वो ये नहीं बता पाता कि अगर दो ग्लास है या कंटेनर है जिसमें बराबर लिक्विड अगर भरा हुआ है, तो बालक को ये नहीं पता चल पाता कि किसमें पानी ज्यादा है। ठीक है, तो लंबे ग्लास में नेचुरली वो पानी के ज्यादा बारे में बताएगा। तो ठीक है, अगली जो स्टेज है संक्रियात्मक की, वो कौन सी है? मूर्त संक्रियात्मक काल। ठीक है, 7 से 10 वर्ष के मध्य की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा अमूर्त एवं तार्किक उदाहरणों को समझने लगता है। बच्चे की आत्म केंद्रित कम होने लगती है एवं पूछे के प्रश्नों का सही उत्तर देने लगता है। इस अवस्था में बालक तथ्यों का सारणीकरण, वर्गीकरण, अनुरूपीकरण करना प्रारंभ कर लेता है। ठीक है, तो अगर मैं पूर्व संक्रियात्मक काल और मूर्त संक्रियात्मक काल दो भागों में बांटा है। ठीक है, तो जीन पियाजे के हिसाब से जो भी ऑप्शंस आए थे वो आपको क्या कहते हैं, आंसर को कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एडिशनल लाइन भी लिखी। यह अवस्था औपचारिक संक्रियात्मक काल, यह अवस्था 11 से 15 वर्ष की उम्र तक होती है। इसमें बालक विचार करने की योग्यता, चिंतन और शक्ति अर्जित कर लेता है। वह अमूर्त संबंधों के विषय में चिंतन कर सकता है, समस्या समाधान भी कर सकता है। इस प्रकार यह उद्देश्य चिंतन की आवश्यकता है। इसमें जो जीन पियाजे हैं उन्होंने INRC के द्वारा अभिव्यक्त किया है: आइडेंटिफिकेशन, नेगेशन, रेसिप्रोकलनेस, कोरिलेटिव ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट पॉइंट बना सकते हैं, इसलिए मैंने इंक्लूड किया। पर्यावरण में एकीकृत पक्षियों के ऊपर एक प्रश्न आया था। क्या आया था? बच्चे ने सवाल का जवाब नहीं दिया। EVS की थीम के बारे में एक सवाल आया, चीजें जो हम सीखते हैं, मतलब उसमें दे दिया ऑप्शंस, उसमें पूछा कौन सी थीम्स नहीं है। तो EVS की मेन थीम्स और सब थीम्स के बारे में हमने आपको बताया ही है। ठीक है, तो वो आप हमारे वीडियो में देख लीजिएगा। ठीक है, अगला सवाल जो वहां से पूछा गया, गणित में भाजक, भाज्य योग, भागफल के ऊपर एक प्रश्न आया था जिसमें दुगना करने पे प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, भाजक, भाज्य और भागफल, इसकी आप लोग प्रैक्टिस करके जाइए। हर शिफ्ट में एक सवाल आ रहा है, कॉन्सेप्ट को वो घुमा के पूछ रहे हैं लेकिन सवाल हर शिफ्ट में वो आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा। एक सवाल यहाँ पे आया कि केलादेव राष्ट्रीय उद्यान या केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो भारत के राजस्थान में स्थित एक विख्यात पक्षी अभयारण्य है। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। इसमें हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त जात के पक्षी पाए जाते हैं, जैसे साइबेरिया से सारस, जो यहाँ सर्दियों के मौसम में आते हैं। 230 प्रजाति के पक्षियों ने भारत के राष्ट्रीय उद्यान में अपना घर बनाया है। यह एक बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है। देखिए, सबसे पहले राजस्थान में है, राजस्थान के है, भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाता है, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट। अगले सवाल में चलते हैं हम लोग। केरल के निकटवर्ती राज्यों के बारे में एक प्रश्न आया था। तो केरल दक्षिण भारत का एक राज्य है जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। इसमें एक ओर तमिलनाडु और कर्नाटक है, दूसरी ओर विशाल समुद्र है। ठीक है, तो केरला के जो समीपवर्ती या पड़ोसी राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? तमिलनाडु तथा कर्नाटक है, और दूसरी ओर हमारा अरेबियन सी है। ठीक है, अरेबियन सी। 1 से 200 के बीच संख्या दी गई थी, उसमें कुछ स्थानों के बारे में पूछा गया था, कौन सा बच्चा कौन से नंबर में आएगा। एक अच्छा लॉजिकल रीजनिंग का सवाल था यहाँ पे, तो वो तो एग्जैक्ट आंसर आने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, किसी शिक्षक द्वारा छात्रों को दी जाने वाली सहायता में शिक्षक समायोजन करता है, तो यह स्थिति क्या दर्शा रही है? पुनर्बलन, अनुबंधन। ठीक है, ये एक सवाल आया था। और गंभीरता शब्द क्या नहीं है? एक वचन,
स्त्रीलिंग, भाववाचक संज्ञा, लिंगवाचक संज्ञा। तो इस तरह से ये सवाल एक हिंदी में आया। विचार पहले आता है या भाषा आती है, यह कथन किसका है? ठीक है, विचार पहले आता है फिर भाषा आती है, यह कथन किसका है? अगर किसी बच्चे को ध्यान केंद्रण की कमी है, ये आप देख लीजिएगा, किसी बच्चे को ध्यान केंद्रण की कमी है तो बच्चे में कौन सी बीमारी है? एडीएचडी। ठीक है, ध्यान मतलब डिफिशियंसी हो जाती है, अटेंशन डिफिशियंसी हाइपरटेंशन डिसऑर्डर जो होती है, ये एडीएचडी होती है और ये बच्चों में होती है। कल हमने एडीएचडी पे एक कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप उसको हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कोलबर्ग के तीसरे स्तर में बालक की क्या विशेषताएं होती हैं? ठीक है, कोलबर्ग के तीसरे स्तर में बालक क्या करता है? अच्छे आपसी व्यवहार व संबंधों पर आधारित नैतिक चिंतन करता है और इस स्थिति में लोग विश्वास, दूसरों का ख्याल रखना, दूसरों के निष्पक्ष व्यवहार को अपने नैतिक व्यवहार का आधार मानते हैं। बच्चे और युवा अपने माता-पिता द्वारा निर्धारित किए गए नैतिक व्याकरण के मापदंडों को अपनाते हैं, जो उन्हें अपने माता-पिता की नज़र में एक अच्छा लड़का या लड़की मानते हैं। ठीक है, तो कोलबर्ग के जो तीसरे स्तर में बालक की ये विशेषताएं होती हैं। ठीक है, अगला सवाल, व्यगोत्स्की के अनुसार अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं? ठीक है, तो अधिगम को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, विषय सामग्री का प्रस्तुतिकरण, आप कौन सी जो सब्जेक्ट के लिए कौन सी बुक्स पढ़ा रहे हैं, कौन से एड्स यूज कर रहे हैं। ठीक है, और बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, ये देखना पड़ेगा कि जो कक्षा में स्टूडेंट्स हैं वो ठीक हैं, बीमार तो नहीं है, उनका मेंटल लेवल आपकी जो बढ़ा रहे हैं उनके अप्रोप्रिएट है या नहीं। सीखने की इच्छा, बच्चा कितना सीखना चाहता है, अगर आप इंटरेस्टिंग बनाएंगे तो सीखना चाहेगा। परिपक्वता, कितना मैच्योर है। ठीक है, समय व थकान। ठीक है, अभिप्रेरणा, सीखने का उचित वातावरण। अब क्लास में बहुत गर्मी है, आपने कूलिंग की कोई व्यवस्था ही नहीं की है, या धूप बहुत ज्यादा तेज आ रही है, तो क्या बच्चा सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। बहुत ज्यादा ठंड है, आपने अपने मकान में ऐसी, जो आपका स्कूल है वहां पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, बच्चों को ठंड लग रही है, वो सीख पाएगा? नहीं कर पाएगा। परीक्षण और अध्यापक की भूमिका, तो ये सारे हमारे जो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ठीक है, अगला सवाल पूछा, इंपॉर्टेंट है, मैं जो भी सवाल बता रहा हूँ ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर पढ़ के जाइएगा। समीपस्थ विकास का क्षेत्र पे सवाल एक आया, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट जेडपीडी। लेव वेगात्स्की के अनुसार बच्चों को सीखने का एक समीपस्थ क्षेत्र होता है, जब बच्चों को ऐसा कार्य दिया जाए तो उनके वर्तमान स्तर से थोड़ा अधिक मुश्किल हो तो वो बेहतर जुड़ते हैं और सीखते हैं, सपोर्ट मिल जाता है। तो वेगास्की सर ने इसे बोला जेडपीडी। ठीक है, महासागरीय तरंगे कैसे बनती हैं? तो महासागरीय तरंगें कैसे बनती हैं? महासागर का पानी निरंतर एक नियमित गति से बहता रहता है, जिस ओशियन करंट या समुद्री तरंगें कहते हैं। दूसरे कारण में, सूर्य की किरणों पानी की सतह पर एक समान नहीं पड़ती हैं, इस कारण पानी के तापमान में असमानता आ जाती है, जिसके कारण कन्वेक्शन करंट पैदा होती है। ठीक है, तो इसमें पूछा गया कि सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल, स्तरीय जल और अंतरिक्ष जल का तापांतर, मतलब ऐसे 4 ऑप्शंस दिए गए। तो जो समुद्री तरंगे होती हैं वो स्तरीय जल और आंतरिक जल के तापांतरण के कारण होती हैं। ठीक है, जो अगला सवाल पूछा गया, सूझबूझ शब्द कैसा है? युग्मक है, समानार्थी है, द्वंद्व है। ठीक है, तो ये हिंदी का क्वेश्चन है, आप लोग जो लॉजिक होगा वो अच्छे तरीके से समझ जाइएगा। किसी बालक का विकास पहले आगे बढ़ता है, फिर घटता है और फिर तेजी से बढ़ता है, फिर पिछड़ जाता है। तो यह कैसा विकास है? तो जीन पियाजे के हिसाब से कैसे डेवलपमेंट हुआ बच्चे का, वो आप थोड़ा सा देख सकते हैं। एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज मैं आपको क्वेश्चंस के बारे में बताता।
हमारे पास जो 4 ऑप्शन होते हैं करेक्ट स्टेटमेंट पेपर का होता है तो हम उसको अच्छे तरीके से टिक कर लेते हैं, ठीक है, जो बेस्ट ऑप्शंस होता है। बट जो सवाल बच्चे ने बताया वही मैंने आपको एग्जैक्ट नोट किया है, ठीक है, इसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं किया हमने। पोर्टफोलियो से 3 प्रश्न पूछे गए हिंदी में और अंग्रेजी में बाल विकास में। तो पोर्टफोलियो क्या होता है? एक प्रकार की फाइल होती है जिसमें किसी व्यक्ति या बालक के जीवन के सभी क्षेत्रों का क्रमबद्ध जानकारी एकत्रित करके रखा जाता है। यानी किसी बालक की क्या उपलब्धियां रही, क्या कमियां हैं, इन सभी जानकारी को पोर्टफोलियो में संचित रहता है। उस फाइल का पोर्टफोलियो कहा जाता है, ठीक है। सवाल हमसे पूछा गया बाला का पूरा रूप क्या है, ठीक है। बाला क्या है? बिल्डिंग एज लर्निंग एड्स, ठीक है। तो ब्रेल सहायता प्राप्त अधिगम आकलन, मस्तिष्क सहायता प्राप्त अधिगम असाइनमेंट, अधिगम सहायक के रूप में ब्रेल, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, ठीक है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ये 5वीं बार ये रिपीट हुआ है सवाल, हमने इसको 5 शिफ्ट में देखा है। सवाल हो सकता है घूम फिर के अलग आया है, लेकिन आपसे हर बार वो सवाल पूछ रहे हैं बाला पे, एडीएसडी पे, डिस्ग्रेफिया, डिस्लेक्सिया, डिस्कैल्किया पे। तो आप लोग इस सब करके जरूर जाइए। यहाँ से सवाल आपके गलत नहीं होने चाहिए, बिकॉज ये सब आपको एक 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 नंबर देंगे तो एक एक नंबर आपके लिए बहुत मैटर करेगा, ठीक है। अगला सवाल जो उन्होंने पूछा, वी नेहले से फिर एक प्रश्न आया, ठीक है। वे नीले के ज्यामिति चिंतन के बारे में पूछा, ज्योमेट्रिकल थिंकिंग के बारे में, कि बच्चे ज्यामिति को किस प्रकार से सीखते हैं, ठीक है। वैन हिले ने 5 स्टेजेस बताई ज्यामिति चिंतन के आधार पे। वैन हिले ने बताया कि पहचानना और नाम बताना सीखते हैं लेवल 0 में, लाइक दिस इज सर्कल, दिस इज स्क्वायर, ओके। आकृति की विशेषता के बारे में बताते हैं लेवल 1 में, because circle is a circular shape, square is a squirrel shape, all the sides are equal, ठीक है। अनौपचारिक निगमन, विशेषताओं में संबंध समझते हैं लेवल 3 में। सत्यापन करने लगते हैं, औपचारिक निगमन विधि कहते हैं। लेवल 2 को अनौपचारिक निगमन बोलते हैं, ठीक है। एंड जो हमारा लेवल 4 है उसको क्या बोलते हैं? दृढ़ता, ज्यामिति प्रणाली पर काम करने लगता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारे वैन हिले हैं, वैन हिले, ये वैन हिले का मॉडल ऑफ ज्योमेट्रिकल थिंकिंग पे बहुत सारे सवाल आते हैं, हर एग्जामिनेशन में सवाल पूछा जाता है, तो आप लोग अच्छे से करके जाइएगा। वैन हिले इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगला सवाल, केचुआ किसानों का मित्र होता है कैसे? भाई केचुआ, अगर आप लोग गांव से हैं तो आप लोगों को सब पता होगा। केचुआ मिट्टी को खाता है, फिर उसे ही अपशिष्ट के रूप में बाहर निकाल देता है, जिससे मिट्टी मुलायम एवं भुरभुरी हो जाती है। इस तरह किसान की मदद करता है। केचुआ एक ऐसा जीव है जो किसानों की खेती में बहुत लाभदायक होता है। तो इस तरीके से आपसे 4 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, उसमें सपोर्टिव स्टेटमेंट पूछा गया था कि केचुआ किसानों का मित्र कैसे हो सकता है, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। एनईपी 2020 में कौन सी विशेषता नहीं है, ठीक है। अगर मैं एनईपी 2020 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से कई सारे सवाल हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति है, जिसे भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया था। अब देखिए 1986 में जारी हुई इस नई शिक्षा नीति के बाद भारत की शिक्षा नीति में यह पहला नया परिवर्तन है। यह नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है, ठीक है। 29 जुलाई 2020 को घोषित किया गया। 1986 के बाद नई शिक्षा नीति आई है ये, ठीक है। और के कस्तूरी रंगन की प्रेसिडेंसी में, चेयरमैनशिप में, यह समिति में रिपोर्ट आधारित है। इसकी जो इम्पोर्टेंट
स्टेटमेंट है वो क्या है? नई शिक्षा नीति के तहत जो बालक होगा 2030 तक सकल नामांकन अनुपात ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है। नई शिक्षा नीति के अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तन करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। 5वीं कक्षा तक की जो भाषा है, शिक्षा है, 5वीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा में स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया। साथ ही मातृभाषा को कक्षा 8 और आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया। देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए भारतीय उच्च शिक्षा परिषद बनाया गया। शिक्षा नीति में पहला परिवर्तन बहुत पहले लिया गया था, जिसे अब की बार 2020 में जारी किया गया। 10+2 सिस्टम की जगह उन्होंने 5+3+4 सिस्टम बनाया गया। हमने डिटेल में प्रीवियस क्लास में अपने डिस्कस कर लिया है कि एनईपी 2020 क्या है। तो ओवरऑल एक अनुभव पे आधारित शिक्षा दी जाएगी बच्चों को, और बोर्ड एग्जाम के में काफी ज्यादा चेंजेस किए गए हैं। ठीक है। तो बच्चों के ऊपर भार ना हो शिक्षा, इस तरीके के चेंजेस के बारे में बताया गया है। ठीक है। ओवरऑल इट इज अ वेरी गुड पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी। देखिए, विषम और समभिन्न के बारे में पूछा गया था। अगर हमारा अंश हर से छोटा होगा तो समभिन्न होगी, और अंश अगर हमारा हर से छोटा नहीं होगा तो वो विषम भिन्न होगी। ठीक है। बोलना सीखने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है। इन्होंने पूछा था कि बड़े परिवार के बच्चों की बोलना सीखने की गति तेज होती है, निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलना सीखने की गति धीमी होती है। कहने सुनने से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। सभी बच्चों को बोलना सीखने की गति समान होती है। तो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो हमारा ये है। ठीक है। अगला सवाल जो पूछा गया था कि प्राइमरी स्तर पे गणित शिक्षा का उद्देश्य क्या होता है? गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य जो होता है हमारे तर्क शक्ति का विकास होना, तथ्यों को याद करना। केवल गणित का एक अच्छा जानने वाला वही होता है जो दैनिक जीवन में सिद्धांतों का प्रयोग कर सके। इसलिए गणित पढ़ाने में तर्क शक्ति के विकास का ध्यान रखना सूचना प्राप्त की अपेक्षा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। अगला सवाल पूछा गया समावेशी शिक्षा। ठीक है। बस मैंने आपको पहले ही बताया था, ये रिपीटेड है कि सामान्य विद्यालय में जो हमारे नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं और जो हमारे दिव्यांग होते हैं उनको एक ही साथ पढ़ाना होता है, और आपको जो दिव्यांग बच्चा है उसको भी उतना ही फोकस करना है जितना आप सामान्य बच्चे पे फोकस कर रहे हो, और हमें उनके रिजल्ट्स देखने हैं। उनको जो डिफिकल्टीज हो रही है दिव्यांग बच्चों को सामान्य बच्चों के कंपैरिजन में, उस पर सपोर्ट करना है। ठीक है। भारत की राष्ट्रभाषा से एक सवाल आया। मैंने आपको बताया ना कि भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। सरकार ने 22 भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में जगह दी है। केंद्र सरकार या राज्य भाषा सरकार अपनी जगह के अनुसार अपनी आधिकारिक भाषा को चुन सकती है। ठीक है। जैसे केंद्र सरकार ने अपने कार्यों के लिए हिंदी और रोमन भाषा को चुना है। ठीक है। भारत की राजभाषा है हिंदी। ठीक है। तो इस तरीके से राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर आप समझ लीजिए। मैथमेटिक्स में सवाल ऐसा पूछा गया कि गोरांग ने इतने किलोग्राम, इतने ग्राम सेब, इतने ग्राम केले, 225 ग्राम अंगूर और इतने ग्राम संतरे, तो फलों का भार ज्ञात कर लिया है। ठीक है। किलोग्राम में। तो हमने सबको 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, हमने सबको पहले ग्राम में बदल दिया और ग्राम में उनका टोटल वेट की कर लिया जोड़ के। उसके बाद 1000 से भाग कर दिया तो हमें किलोग्राम मिल गया, तो 11.265 ग्राम। ऐसे 3 सवाल आपके एग्जाम में आज पूछे गए थे। ठीक है। अब देखिए, एक बीकर जो है 3/7 फिल्ड है, another 16 liter of water is needed to fill the beaker to its brim. What is the capacity of the beaker? एक बीकर है हमारा। ठीक है। ये देखिए,
अब ये कह रहे हैं कि इसका 3/7 भाग फिल्ड है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि 16 लीटर वाटर लेकिन अभी और भरना है इसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो कितना भाग भरना है? 1 - 3/7, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 4/7। और पूछ रहा है कि कैपेसिटी ऑफ द बीकर क्या है। अगर मैं पूरी उसकी कैपेसिटी x लीटर मानता हूं और ये कह रहे हैं कि 4/7 x का 4/7 भरने के लिए कितना पानी चाहिए हमें? 16 चाहिए। x की वैल्यू कितनी पता चल जाएगी, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इधर जाएगा, ठीक है। तो 4 जा 16 हो जाएगा। तो x क्या आ जाएगा हमारा? 28 लीटर, ठीक है। 28 लीटर आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? 28, ठीक है। What number I am? I am 2-digit even number. I am common multiple of 3, 4, 6 and I have total 9 factors. तो इस तरह का एक सवाल आपके एग्जाम में आज ही आया था, ठीक है। अगला सवाल जो था हमारा कि भाई व्हाट नंबर आई एम 2 digit इवन नंबर, ठीक है। तो आपको सवाल कैसे करना है? 2 digit इवन नंबर, सारे इवन नंबर हैं। आई एम कॉमन मल्टीपल ऑफ 3, 4, 6, ठीक है। 3 से ये कट जा रहा है, 3 से ये नहीं कटेगा, 3 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। 4 से कौन कट रहा है? 4 से ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। 6 से कौन सा कट रहा है? ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ठीक है। आई हैव टोटल 9 फैक्टर्स, ठीक है। आई हैव टोटल 9 फैक्टर्स। तो इसके अगर मैं फैक्टर करूं तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48। अगर मैं इसके करूं 2 दूनी 4, 3 12, दूनी 24, ठीक। इसके बारे में बात करूं 2 दूनी 4, 3 12, 3 36, ठीक है। इसके 4 फैक्टर हैं, इसके भी 4 फैक्टर हैं, इसके भी 4 फैक्टर हैं, ठीक है। अगर मैं 9 फैक्टर्स के बारे में, आई हैव टोटल 9 फैक्टर्स, तो 9 से कौन सा डिविजिबल हो जाएगा? 9 से 48 भी नहीं होगा, 24 भी नहीं होगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। अगला सवाल उन्होंने क्या पूछा? साइड ऑफ द स्क्वायर इज 10 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर है, उसकी साइड जो है 10 सेंटीमीटर है। हाउ मेनी टाइम्स विल द न्यू पेरीमीटर बिकम्स इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल। देखो जो पेरीमीटर्स होता है वो क्या होता है? ऑल द साइड्स का समीशन होता है, ऑल द 4 साइड्स का समीशन होता है। तो 4 इंटू साइड, जो भुजाएं होती हैं, ठीक है। तो जो पेरीमीटर है वो हमारे साइड्स पर डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है। अगर आप साइड को डबल करेंगे, साइड को हमने क्या किया? डबल कर दिया। अगर मैं 10 सेंटीमीटर है तो इस समय जो परिमाप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4 गुणे 10 हो जाएगा। कितना हुआ? 40 होगा, ठीक। अगर मैं साइड को डबल कर दूं तो परिमाप क्या हो जाएगा? 4 गुणे 20 हो जाएगा। कितना हुआ? 80 हुआ। 80 और 40 में क्या रिलेशन है? डबल का रिलेशन है। अगर आप साइड डबल करेंगे स्क्वायर की, भुजा को दुगनी कर देंगे तो उसका परिमाप क्या हो जाएगा? वो दुगना हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में ये सवाल पूछे गए। तो आप अगर हम हमारे चैनल के माध्यम से आपने आज आए हुए सवालों को देखा, आप इन सवालों को पढ़ के जरूर जाइए अगर आने वाले शिफ्ट में आप सवाल पढ़ने जा रहे हैं तो। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप लोग नए हैं तो।
विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट फेज एग्जामिनेशन। आज का सवाल थोड़ा सा घूम के आए हुए हैं, तो जिन जिन टॉपिक्स को हमने बताया उन उन टॉपिक्स को आप जरूर पढ़ के जाइए। अगेन विश यू ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट, God will do the rest. Okay, have a nice day.